हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी पिछले सेशन के अंदर, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, कल हमने देखा था बेटा कि ब्लॉक का अगर नॉर्मल केस है तो क्या होगा, प्लस स्टिक वाला जो केस है जिसमें हमने हालांकि दो सिचुएशंस देखी थी। ऐसे सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन कैसे डिसाइड होगा, किधर को लगेगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने तय किया कि आपको कुछ और सिचुएशंस, कुछ और केसेस से रूबरू कराया जाए, कुछ और सिचुएशन से, कुछ और केसेस से रूबरू कराया जाए। तो इसी सिलसिले में एक चीज और दिखती है, स्फीयर। स्फीयर का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होता है बेटा, तो इस चीज को देख लेते हैं। स्फीयर अगर किसी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है तो उसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय नॉर्मल रिएक्शंस कैसे खींची जाएंगी, कैसे लगाई जाएंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्फीयर वाला एक केस। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि कोई स्फेरिकल बॉल ले लेते हैं और उसे हम एक वी ग्रूव के अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से कि सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है। इस बॉल को हम एक वी ग्रूव के भीतर लगा देंगे। वी ग्रूव आप यूं सोच सकते हो जैसे आपने अपनी किताब को लाइक सपोज 45 to 60 डिग्री पे खोला हुआ है, 60 डिग्री पे खोला हुआ है, और उस किताब के अंदर आपने अपना एक जो बॉल है, प्लास्टिक का बॉल या कोई, उसको आपने इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये जो वी ग्रूव है ये अपने आप में बिल्कुल रिजिड सरफेस है, तो हम इस तरीके से रिजिड सरफेस शो कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो पॉइंट्स है ए और ये बी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, क्या वाकई लगेगा, लगेगा तो किधर लगेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो इतना तो तय है कि दोनों स्थानों पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि अगर ये बी ग्रुप ना होता तो बॉल नीचे गिर जाता। या तो आप लेफ्ट वाला हटा दो, सिर्फ लेफ्ट वाला हिस्सा, यानी कि कहने का मतलब यदि आप इस हिस्से को हटा दोगे, इस हिस्से को, तो भी बॉल गिर पड़ेगा, सिर्फ इस हिस्से को। या फिर आप अगर इस हिस्से को हटा दो तो भी बॉल गिर पड़ेगा, यानी दोनों हिस्से चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से उसको सपोर्ट चाहिए तभी जाके बॉल रह पाएगा। अर्थात दोनों ने इसको सपोर्ट कर रखा है, दोनों ने इस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लगा रखी हैं, और वो जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को हमने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दबाव की स्थिति है, ये जो बॉल है कहीं ना कहीं वी ग्रुप को कंप्रेस करने की, प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, तो अगर हम इस चीज को देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आता है कि ए और बी दोनों स्थानों पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, लगने देते हैं लगने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए और बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उनकी दिशाएं निकालते हैं, डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में कि उसके लिए आपको चाहिए कॉन्टैक्ट सरफेस। सबसे जो अहम चीज है जो आपको निकालना है, जो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो है कॉन्टैक्ट सरफेस। और याद रखेंगे कि स्फेरिकल बॉडीज के लिए जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो सदैव, हमेशा के लिए याद रखेंगे, वो हमेशा के लिए याद रखेंगे कि हमेशा क्या होगा, जो टेंजेंशियल टेंजेंशियल सरफेस होगा वही उसका कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। हमेशा याद रखेंगे, कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो उस केस में अगर आपने कॉन्टैक्ट सरफेस फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो बस आपने क्या करना है कि जिस स्थान पे आपको कॉन्टैक्ट सरफेस निकालना है उस स्थान पे आपने एक टेंजेंट खींच देना है, टेंजेंशियल सरफेस एक खींच देना है, वही होगा वहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये सिर्फ एक परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी के लिए ही अप्लाई नहीं हो रहा है, परफेक्टली रिंग के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये किसी आर्बिट्रेरी शेप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? चलो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसकी शेप कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आर्बिट शेप की बॉडी, आर्बिट शेप की बॉडी। अब हमने क्या किया, इसको नीचे तो चलो एक हमने लाइक एक सरफेस दे रखा है नीचे लाइक दिस, और हमने एक हमने एक छड़ी कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से हमने इस पे रख रखी है। तो कायदे से ये एक स्फेरिकल सरफेस तो है नहीं, कायदे से यह एक स्फेरिकल सरफेस तो है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये जो स्थान होगा, लेट मी शो यू, ये जो स्थान होगा इस स्थान पे बताओ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, तो आप बताओगे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा होगा, तो मैंने क्या कहा, आंखें बंद करके आपने उस स्थान पर एक टेंजेंशियल सरफेस की कल्पना करनी, जो कि ऑलरेडी यहां पे बनी हुई है छड़ी के रूप में, स्टिक के रूप में। अर्थात यही होगा आपका कॉन्टैक्ट सरफेस, यही होगा आपका कॉन्टैक्ट सरफेस। तो अगर कॉन्टैक्ट सरफेस की पहचान हो गई तो उसके मुताबिक अब आप आगे नॉर्मल रिएक्शंस बना सकते हो। ऑलराइट, तो अब सवाल उठता है, ये जो केस है इसके अंदर अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ नॉर्मल रिएक्शन ए और बी पॉइंट पर किधर लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस तो हमें पता लग गया। कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, यस कॉन्टैक्ट सरफेस होगा ये दो सरफेस। ए पॉइंट के लिए ये होगा कॉन्टैक्ट सरफेस टेंजेंशियल, और बी पॉइंट के लिए ये होगा कॉन्टैक्ट सरफेस टेंजेंशियल। और जैसे ही कॉन्टैक्ट सरफेस की पहचान हो जाए बेटा, ठीक परपेंडिकुलर में क्या लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक परपेंडिकुलर में क्या लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन, कुछ इस तरीके से। तो ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बेटा वो आएगा कुछ इस दिशा में, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसे बेशक आप N1 का नाम दे सकते हो। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए बेटा बी पर नॉर्मल रिएक्शन खींच के बताओ, तो आप कुछ इस तरीके से खींच के बताओगे, जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके ठीक परपेंडिकुलर में, उसके ठीक परपेंडिकुलर में। इसे आप N2 कह लो। तो इस तरीके से हम जो है इस बॉडी के अंदर नॉर्मल रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। तो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी होगा बेटा, तो इसके लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा दैट विल ऑलवेज बी अ टेंजेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, दैट विल ऑलवेज बी अ टेंजेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इस चीज को जहन में डालो, जिंदगी भर के लिए, उम्र भर के लिए याद रखना, स्फेरिकल बॉडीज के लिए हमेशा टेंजेंशियल सरफेस और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर लगेगा, जो कि हमने यहां पे लगा रखा है। और अगर हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर की बात करें तो शायद टेंजेंट का परपेंडिकुलर रेडियस होता है, टेंजेंट का तो परपेंडिकुलर रेडियस होता है। तो अगर हम देखें जो नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से देखो, बिल्कुल रेडियली इनवर्ड लग रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी रेडियली इनवर्ड लग रहा है, रेडियली इनवर्ड लग रहा है। अर्थात अगर एक से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शंस बॉडी पे लग रही होंगी तो निश्चित रूप से वह उस परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से पास हो रही होगी। कहां से पास हो रही होगी, बिल्कुल सेंटर से। तो यही उसका सेंटर पॉइंट। हमेशा याद रखेंगे कि स्फेरिकल बॉडी के लिए, परफेक्टली स्फीयर के लिए मैं बात बता रहा हूं, परफेक्टली स्फेरिकल बॉडीज के लिए जो नॉर्मल रिएक्शंस, इफ देयर आर मोर देन वन normal reactions, then all those normal reactions will meet, will intersect. Definitely they will intersect at the center of that sphere, center of that sphere, center पे जाकर वो मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने ये केस तो देख लिया, ये रहने देते हैं, इसको आप अपनी कॉपीज में भी नोट कर चुके होंगे। अच्छे से ध्यान रखेंगे, टेंजेंशियल सरफेस विल बी द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब ये जो केस हमने देखा था, इस केस में यदि हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगाओगे, तो हम बता देंगे इसके परपेंडिकुलर में लगा लो, टुवर्ड्स द बॉडी लगा लो। दोनों चीजों का ध्यान रखना, एक तो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस और दूसरा टुवर्ड्स द बॉडी।
तो परपेंडिकुलर और टूवर्ड्स द बॉडी बनाने में शायद हमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यस, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ऑलराइट बेटा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि ये एक परफेक्टली स्फीयर नहीं है, क्योंकि यह एक परफेक्टली स्फीयर नहीं है, तो हम यूं कहेंगे कि सेंटर से तो पास खैर नहीं करें, क्योंकि आप इसके सेंटर को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, इसके सेंटर को डिफाइन नहीं कर पाओगे। सेंटर को डिफाइन किस केस में करेंगे? इस केस में। ठीक है, आर्बिट शेप में आप कैसे सेंटर को डिफाइन करोगे, तो वो बात लागू ही नहीं होगी। लेकिन इतना तो तय है, ये तो कम से कम ये तो लागू होगा कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्फीयर का हिस्सा दिख रहा है अपने को, यहाँ पे एक स्फीयर का हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही बात लागू होगी कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा दैट विल डेफिनेटली बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द पॉइंट एट दैट सरफेस। ओके, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे। और मेरे ख्याल से अब आपको इतने जानकारी के बाद कहीं किसी भी बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन सोचने में, बनाने में, आइडेंटिफाई करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो खुश। तो ठीक है, इसी के साथ कंक्लूड कर लेते हैं इस सेशन को। अगले सेशन के अंदर दोबारा मिलते हैं, और अगले सेशन के अंदर बारी है टेंशन फोर्स की। कौन से फोर्स की बेटा? टेंशन फोर्स की। तो अगले जो सेशन है उसके अंदर हम टेंशन फोर्स की बात करेंगे। नॉर्मल की तो हमने काफी बात कर ली। ठीक है, चलो इसको अपडेट करते रहो अपनी जानकारियों में, और स्ट्रांग बनते रहो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनते रहो। योर बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रांग बेटा।